Well, in this video, we are going to study about the dipole placed in uniform external field. यदि आप डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कैसा फिजिक्स आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइपोल क्या होता है। एक परमानेंट डाइपोल की हम बात करते हैं। डाइपोल ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो पेयर है वो एक दूसरे से कुछ एक डिस्टेंस लाइक 2a से सेपरेट होता है। और यदि ये परमानेंट डाइपोल है तो परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या होगा कि इसमें डाइपोल मूवमेंट हमेशा रहेगा इफ द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब भी डाइपोल मूवमेंट होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब भी डाइपोल मूवमेंट होगा। अब आपने इस डाइपोल को क्या किया, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आप देखेंगे वो सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट होंगे। आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनना चाहिए कि आप जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी डायग्राम में। ये आपने डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आप अपने डाइपोल को रखते हो, आपका पास ये रहा नेगेटिव चार्ज और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2l, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप देखिए कि जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो होने क्या वाला है। आप देख रहे हो कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका कुछ एक मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो लेफ्ट साइड में है और जो नेगेटिव प्लेट है वो राइट साइड में है। क्यों? क्योंकि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर टर्मिनेट होती है। इधर कहीं एक पॉजिटिव प्लेट है और जो राइट साइड में नेगेटिव प्लेट है। अब आप ज़रा ध्यान दें, आप पॉइंट ए पर चलिए, डाइपोल के आप पॉइंट ए के ऊपर चलिए। इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड नेगेटिव प्लेट है। तो जो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा ना, इस प्लेट की ओर होगा। तो जो फोर्स F1 होगा इस केस में वो होगा Q इंटू ई वेक्टर। ये आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो इस सैंड के ऊपर पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ इधर जो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इस साइड को होगा, इसलिए हम इसको लिख देंगे जो F2 होगा वो होगा माइनस Q इंटू ई वैक्टर। ये आपको फिर आसान लगेगा। अब आप क्या करिए कि जब आप डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि इसके जो पॉजिटिव एंड के ऊपर और नेगेटिव एंड के ऊपर दो फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। ये जो फोर्स है जिसको हमने लिखा F1 इज इक्वल टू Q इंटू ई और इक्वेशन नंबर 1 से मार्क किया। F2 लिखा माइनस Q इंटू ई और इसको इक्वेशन नंबर 2 से हमने मार्क किया। तो आप देखिए जरा नेट फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यदि आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये जो नेट फोर्स होगा दिस इज द सम ऑफ दीज फोर्सेस F1 एंड F2। अब आप F1 और F2 दोनों को जोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि यदि आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। यदि फोर्स नहीं लगता तो आगे एक बड़ी मजेदार बात है, द फोर्स इज नेट फोर्स इज हियर इज इक्वल टू 0, राइट। हाउएवर द चार्जेस आर सेपरेटेड सो द फोर्स एक्ट्स एट द डिफरेंट पॉइंट्स। चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए जो फोर्सेस जो हैं उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगते हैं। इससे क्या होता है, एक रिजल्टिंग टॉर्क क्रिएट होता है। when the net force is 0, so remember the torque is independent of the origin। जब net force 0 होता है then torque is independent of the origin, right। origin से वो independent होगा and its magnitude, जो magnitude of the torque होगा, torque acting on the dipole क्या होगा, magnitude of the either force। आपके पास जो है एक फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, दूसरा लग रहा है माइनस Q इंटू ई, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे Q इंटू ई और दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक फोर्स जो है F2 है इधर की ओर और जो F1 है इधर की ओर। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज गिवन बाय द आर्म AC। ये जो AC आर्म है ये आप यदि इवेल्यूट करते हैं तो आप दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे।
AC को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आप एक राइट ट्रायंगल यहाँ से चूज करते हैं जिसके बीच में ये एंगल थीटा जो है, दिस एंगल थीटा इज बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। उसमें हमारे पास क्या तरीका होता है, अननोन जो है उसको नोन के साथ एक रेशियो बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो जो क्या बनता है, दिस इज साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा। हेयर AB इज इक्वल टू 2L, सो AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब आप टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर फोर्स दैट इज Q इंटू E आप देख सकते हैं। और जो AC वाला जो पार्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इट इज 2L साइन थीटा। तो टॉर्क आपका एक्सप्रेशन हो गया QE क्रॉस 2L साइन थीटा। अब आप अगले पेज पर चलिए। टॉर्क को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। QE आया और 2L साइन थीटा, इसको आप रीअरेंज करिए, दोबारा फिर से अरेंज करिए, आगे पीछे करके लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2QL इंटू E इंटू साइन थीटा। ये सिर्फ आगे पीछे करके लिखा है, क्यों? क्योंकि हम इसको डाइपोल मूवमेंट की टर्म में लिखना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2QL, डाइपोल मूवमेंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू 2QL होता है। तो आप 2QL की जगह P लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। अब हम आपको +1 में लिए चलते हैं। आप जानते हैं कि AB साइन थीटा को आप लिखते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आपने +1 में पढ़ा है। तो इसकी जगह आप लिख सो A की जगह P हो जाएगा, B की जगह E हो जाएगा, साइन थीटा वैसे का वैसा हो जाएगा। तो जैसे आप लिखते हैं A क्रॉस B AB साइन थीटा को, तो उसी तरीके से आप PE साइन थीटा को लिख देंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। हमने पढ़ा कि यदि हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने का मतलब एक फोर्स लगेगा जो इसको घुमाएगा। तो ये क्या करेगा, दिस टॉर्क ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप ऐसा रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगाया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, आपने एक डाइपोल रखा है जहां इसका नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये जो टॉर्क पैदा होगा विच इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाउंड बाय P एंड E, P और E जो प्लेन बनाएंगे उससे परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या करेगा, ये जो इस डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये है टॉर्क पैदा होने का मतलब। तो ये आपको मीनिंग इसका पता चल गया। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, जो मैथमेटिक्स हमने किया है उससे हम कुछ स्पेशल केसेस को पढ़ते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास जो टॉर्क एक्सप्रेशन आया इसमें यदि थीटा ज़ीरो होता है, थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ, आप इस पार्ट के ऊपर देखें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में क्या हो, कैसे होगा, जब आप डाइपोल के नेगेटिव एंड को इधर रखेंगे और पॉजिटिव एंड को इधर रखेंगे तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आपका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। P और E सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ओके तो थीटा 0 डिग्री भरने पर क्या होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो टॉर्क विल बिकम इक्वल टू 0। सो ये बात क्लियर होगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अप्लाइड फील्ड में यदि आप अपने डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि P और E के बीच में जो एंगल है ये डाइपोल मूवमेंट का एंगल हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हो गया और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो आप यहाँ पुट करेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड इन दिस केस टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो इस केस में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके एक और ऐसी संभावना बनती है कि यदि मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है कि जब आप अपने डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है वो राइट साइड में रखेंगे और जो पॉजिटिव एंड है उसको आप लेफ्ट साइड में रखेंगे। आप जानते हैं कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड होती है। तो आप यहाँ देख लें कि ये जो दोनों एरो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हेयर इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब आप थीटा 180 डिग्री पुट करते हैं आप जानते हैं कि साइन 180 डिग्री जो है वो 0 होता है, तो जो टॉर्क है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। सो ये हमने कहानी जो है वो इसमें पढ़ी है।
यदि एक संभावना एक और है जो बच्चे सवाल पैदा कर सकते हैं कि सर यदि हो सकता है कि जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हम बात करते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम लिख देते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो हम कर रहे थे F1 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एंड F2 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बट जब फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है तो आपको एक जगह पर आपको E1 लेना पड़ेगा और दूसरी जगह पर आपको E2 लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने नेट फोर्स निकाला था सम ऑफ द टू फोर्सेस शुरू में, तो आप यहाँ लिखेंगे क्यू इंटू E1 वैक्टर प्लस माइनस ऑफ क्यू इंटू E2 वैक्टर। तो इसमें क्यू कॉमन आ जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है E1 और E2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम ये कह देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, बट इसमें जो टॉर्क होगा वो वैसे के वैसे ही काम करता रहेगा। अच्छा, इसमें यदि संभावना ऐसी हो सकती है कि जैसे हमने पढ़ा कि यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है तो टॉर्क तो 0 हो जाता है। इस केस में टॉर्क तो 0 हो जाता है बट नेट फोर्स 0 नहीं होता है। और यदि हम 180 डिग्री की बात करें, जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस केस में भी टॉर्क 0 हो जाएगा पर नेट फोर्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन of a dipole in a uniform external electric field. So with this, I'm going to close this video. I hope that you have enjoyed the simplicity of this article. If you do have any question, you can write in the comment box. Thank you.